हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की शांति शिक्षा की क्लास में आज मैं आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो है चैप्टर हिंसा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपसे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंसा से। जैसे ही मैंने हिंसा शब्द की बात की, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके मन में हिंसा का अर्थ आने लगा हुआ कि हिंसा का तात्पर्य किस चीज़ से है। तो हिंसा का तात्पर्य अगर हम देखें तो एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा गलत व्यवहार बोल सकते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को या तो पीड़ा होगी या फिर कष्ट पहुंचाया जाएगा। यानी कि हिंसा का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जो हम करेंगे तो दूसरे को क्या होगा, कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचेगा उससे। तो हिंसा क्या है देख लीजिएगा। हिंसा का जो शब्द है वो हिस धातु से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीड़ा देना या फिर कष्ट देना। सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो जिस किसी भी बात से दूसरे को पीड़ा पहुंचे या फिर किसी प्राणी को सताएं, किसी को कष्ट दे, ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, हिंसा कहलाती हैं। अर्थात जिस किसी कार्य से किसी दूसरे का अहित हो या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसको कष्ट हो रहा हो या उसको नुकसान पहुंचाने के उससे हम वो कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हिंसा। जैसे मारपीट करना हो गया या गाली गलौज करना हो गया, तो ये सब हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। देख लीजिएगा महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या फिर उसके लिए गलत भावना रखना ही क्या है, हिंसा है। इम्पॉर्टेंट रहेगी, पूछ ली जाती है आपसे कि महात्मा गांधी ने हिंसा के लिए क्या बोला है। तो महात्मा गांधी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हम बुरा सोच रहे हैं या मन में एक गलत भाव रखे हुए हैं तो वो कहलाएगी हिंसा। ऐसे ही दूसरे हैं आपके जोहन गॉल्टियुंग। इन्होंने क्या कहा है कि जो बीमारी दूर करने योग्य है बट हम उसको दूर ना कर रहे हैं, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो हिंसा कहलाती है। क्लियर? हिंसा के दो रूप होते हैं, पहला है सूक्ष्म रूप और दूसरा है स्थूल रूप। तो देखो स्थूल हिंसा क्या होती है। स्थूल हिंसा एक ऐसी हिंसा है, यानी कि एक इस प्रकार की हिंसा जिसमें एकदम प्रत्यक्ष रूप से अटैक किया जा रहा हो, यानी कि ऐसे बातें कही जा रही हो किसी से जो प्रत्यक्ष रूप से उसको कष्ट पहुंचा रही हो। तो ऐसी सभी बातें जो प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट या पीड़ा पहुंचाएं तो वो कहलाती हैं स्थूल हिंसा। जैसे गाली गलौज करना, मारपीट करना, हत्या, बलात्कार, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, स्थूल हिंसा में, डायरेक्ट अटैक करती हैं। ऐसे अगर हम सूक्ष्म हिंसा की बात करते हैं तो इसमें आपकी ऐसी हिंसा आती है जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है, यानी कि दूसरे पर अपने विचार या मान्यताएं थोपना, किसी का अनुचित फायदा उठाना, ये सब किसके हिस्सा हैं, सूक्ष्म हिंसा के आपके पार्ट रहेंगे। यानी कि सूक्ष्म हिंसा के अंतर्गत ऐसी हिंसा आती है जिससे क्या हो, किसी दूसरे व्यक्ति पर के मन पर प्रभाव पड़े। यानी कि आपने उसको कोई स्टेटमेंट दिया या आपने जो भी आपके विचार हैं वो ज़बरदस्ती, भले ही वो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करना नहीं चाह रहा है बट आप उसको क्या है, फोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं ये करिए ये करिए, तो वो भी एक हिंसा में ही आ जाएगा, जबरदस्ती उससे काम करवाना। ठीक है? या फिर उसका फायदा उठाना, कोई बहुत सीधा है उसका फायदा उठाना भी किस में आ जाएगा, इस सूक्ष्म हिंसा में। आगे आते हैं हिंसा के प्रकार। तो हिंसा के प्रकार में सबसे पहला प्रकार रहेगा मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा का मतलब क्या है कि मौखिक रूप से, तो इसके अंतर्गत किसी को गाली देना, धमकी देना या अपमानजनक शब्द बोलना, चाहे वो शब्द आपके जाति से जुड़े हुए हो या फिर धर्म से जुड़े हुए हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मौखिक हिंसा से। मौखिक वर्ड लगाए, इसका मतलब क्या है, मौखिक रूप से किसी से मतलब गलत शब्दों में बात करना, उसको मतलब गाली गलौज करना या फिर उसको जान से मारने की धमकी दे दी गई, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मौखिक हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगी। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या होती है। तो मनोवैज्ञानिक हिंसा का मतलब है ऐसे इस प्रकार से हिंसा करना कि उसके कहीं ना कहीं मन पर इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, उसके मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो होती है मनोवैज्ञानिक हिंसा। जैसे किसी पर क्या हो, झूठा आरोप लगा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, फिर उसी चीज़ में कहीं ना कहीं घुटने लगेगा व्यक्ति, अरे मैंने ऐसा किया, मुझ पर ये आरोप लगाया, तो खुद को हीन समझने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक स्तर प्रभावित हो रहा है वहाँ पर। ऐसी सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है,
समाज में उसको बेइज्जत कर देना, तो ये भी आपका मनोवैज्ञानिक हिंसा में ही आ जाएगा। धमकी देना, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। और आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये भी क्या आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक हिंसा में। यानी कि इस प्रकार से उस पर अपने विचारों को इस तरीके से थोपा गया है कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आत्महत्या करने को प्रेरित मतलब हो जाए कि हाँ अब जीवन में कुछ नहीं रहा। तो इस टाइप की हिंसा भी किस में आ जाएगी, मनोवैज्ञानिक हिंसा में। आगे आते हैं शारीरिक हिंसा, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी कि शारीरिक रूप से हिंसा करना है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या रहेगा, मारपीट करना, थप्पड़ मारना या फिर किसी हथियार से हमला कर देना, ये भी शारीरिक हिस्सा है। थप्पड़ वगैरह मारना है, शारीरिक हिंसा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी हथियार, तलवार वगैरह ये सब दिखा करके, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, शारीरिक हिंसा में आ जाएंगी। आगे आते हैं ढांचागत हिंसा क्या होती है, तो उद्योग के रूप में धरना देना, आंदोलन करना या सार्वजनिक स्थानों पर तोड़ फोड़ कर देना, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, जैसे धरने पर लोग बैठते हैं, वो धरना देना, या फिर आपने कोई भी जो सरकार की चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें, सार्वजनिक का मतलब है जिसका यूज़ सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, उस जगह पर रहने वाले सभी लोग उसका, सार्वजनिक यानी कि सबके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी ढांचागत हिंसा के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, तो ये हिंसा किस प्रकार से होगी कि जो भी हमारी संस्कृति की चीज़ें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं उनको गलत ढंग से पेश करना। ठीक है, उनको गलत तरीके से पेश करना, जैसे सांस्कृतिक जो नृत्य वगैरह होते थे या जो गाने होते हैं, लोक गीत वगैरह, उनको अश्लील रूप में प्रदर्शित कर देना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता के अंतर्गत। ठीक है, मूर्ति कला हो गई, बाकी की जो परंपराएं हैं या फिर नृत्य है, सिनेमा, कविता, इन सभी को एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत करना। आगे आ जाते हैं हिंसा का कारण क्या है, तो हिंसा कोई व्यक्ति क्यों करेगा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट क्यों पहुंचाएगा, तो उसका अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको कारण बताऊं तो पहला कारण हो सकता है क्या, क्रोध हो सकता है, किसी बात पर गुस्सा आ गया तो हम हिंसा करने पे उतारू हो गए, या फिर लोभ, यानी कि आपको लालच है किसी चीज़ का तो उस टाइम पे हिंसा हो सकती है, या फिर किसी चीज़ को लेकर के मोह है कि ये चीज़ मेरी है, तो वहाँ पर जब मोह होगा तब भी वहाँ पर क्या होगा, हिंसा उत्पन्न होगी, हिंसा का जन्म होगा। या फिर आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी मतलब कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिंसा की जा सकती है। ठीक है, किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए हिंसा की जा सकती है। ठीक है, अचानक क्रोध आने पर हिंसा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म देते हैं। तो ये मैंने मोटे मोटे पॉइंट में आपके लिख दिए हैं। अगर एग्जाम में आता है कि हिंसा का क्या कारण है तो उम्मीद है कि आप अपने आप लिख लेंगे कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्रोध के आने पर हिंसा की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड आप लिख लेना। आगे आते हैं हिंसा रोकने के उपाय, यानी कि हम क्या करें कि हिंसा रोकी जा सके। तो सबसे पहला उपाय रहेगा कि कानून बनाना, ठीक है, और कानून के प्रति जागरूक करना। पहले तो कानून बनाया जाए कि भाई अगर ऐसा बर्ताव करोगे, मारपीट करोगे तो इसके लिए कानून बना हुआ है, आपको ये सज़ा मिलेगी, और उस सज़ा से परिचित भी कराया जाए, जागरूक भी किया जाए कि अगर आपने मारपीट की, गाली गलौज की तो आपको ये सज़ा इसके तौर पर मिलेगी। तो सबको पता भी होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि अगर गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी तो ये सज़ा होने वाली, तो फिर वो कंटिन्यू वही चीज़ करते रहेंगे। दूसरा है स्वयं के अधिकारों की प्राप्ति हेतु कानून का सहारा लेना। जैसे मान लीजिए आपके साथ भी कोई हिंसा कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि कानून में क्या अधिकार दिए गए हैं, तो उसको लेकर के क्या है कि आप कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं। अगला है महिलाओं के मतों के मूल्य के बारे में जनता को शिक्षित करना। बहुत सारी हिंसाएं ऐसी होती हैं ना जो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं की जा रही होती हैं। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि जो महिलाओं का जो भी उनके मत हैं, महिलाओं से जुड़े हुए जो भी कानून हैं उनको लेकर के सारी जनता को भी जागरूक करें, और साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि आपसे जुड़े हुए ये सारे कानून बने हुए हैं। इसके बाद बच्चे बहुत ज़िद्दी हों तो नियंत्रण में ना हो तब एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की सलाह लें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे भी कभी कभार बहुत ज़्यादा, जब आप कोई छोटा बच्चा है और वो माता पिता से जिद कर रहा है कि मुझे एक कार चाहिए, टॉय कार, ठीक है, इस तरीके की कोई जिद कर रहा है और माता पिता नहीं दिला रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो भी उल्टे सीधे काम करना शुरू करने लगता है। तो इसलिए जब वो ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है और आपके नियंत्रण में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक की आप सलाह लें, जिससे क्या होगा, बच्चा एक सही रास्ते पर आ जाएगा। हिंसा के मोर्चे कौन कौन से हैं,
तो इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका जातिवाद, फिर लिंग भेद, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, गरीबी। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंसा को प्रेरित कर रही हैं। यानी कि कहने का मतलब है जातिवाद, जाति से जुड़े हुए जो चीज़ें होती है ना वो भी हिंसा को कहीं ना कहीं प्रेरित कर देती है। लिंग भेद भी प्रेरित करता है। विज्ञापन वगैरह भी कभी कभार ऐसे होते हैं ना, धर्म से जुड़े हुए विज्ञापन आ गए तो वो भी प्रेरित कर देते हैं हिंसा करने पर, दंगे वगैरह शुरू हो जाते हैं। गरीबी भी कर रही है। तो इनको हम एक साथ पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे पहला है जाति। जाति क्या है? तो जाति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आनुवांशिकता पर। कास्ट वाइज क्या, कास्ट कैसे चलती है? यानी कि जो उनके पूर्वजों से चलती हुई चली आ रही है, यानी कि आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई चली आ रही है। पहले क्या आपके 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब तो कई सारी उसमें हो गई हैं। तो जाति एक तरीके का वह समूह है जिसकी सदस्यता किसके आधार पर होती है? जन्म के आधार पर होती है, यानी कि आनुवांशिक चलती है। लिंग क्या होता है? तो कुछ स्थानों पर लिंग भेदभाव के कारण भी हिंसात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लिंग में मतलब कि ऐसे ही महिला और पुरुष को लेकर के जो आपके लिंग भेद चल रहे हैं ना, उनके ऊपर। अगला जो आपका मोर्चा है वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देता है? तो देखो, भ्रष्टाचार पहली बात तो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है भ्रष्ट और दूसरा है आचार। भ्रष्ट मीन्स है बिगड़ा हुआ, आचार मीन्स होता है आचरण। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का अर्थ क्या निकलेगा? बिगड़ा हुआ आचरण। यानी कि भ्रष्टाचार वह आचरण है जो किसी भी प्रकार के नैतिक नहीं होते बल्कि नियमों के विरुद्ध होते हैं। यानी कि नियम कुछ बनाए गए और हैं बट उनके बिल्कुल अपोजिट ही चल रहे हैं, उसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं। यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना, नियमों के विरुद्ध काम को करना ही क्या है? भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भ्रष्टाचार का कारण तो सबसे पहला यही है कि भौतिक वस्तुओं के लिए आपको पता है जो मनुष्य होता है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। अगर उसको कोई एक वस्तु मिल गई तो उसकी फिर चाहत और आगे बढ़ जाती है। जैसे मान लो अभी उसके पास क्या है, साइकिल है, तो वो चाहता है कि मुझे स्कूटी या बाइक मिल जाए। स्कूटी या बाइक ले लेगा, फिर चाहेगा कि मुझे कार मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए। ठीक है, वो ले लेगा तो और उसकी आकांक्षा मेरा बड़ा घर हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती हैं। तो इसी की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जन्म लेता है, भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है व्यक्ति। इसके बाद अगला गरीबी और भुखमरी क्या है, भ्रष्टाचार को जन्म दे रही हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जिस प्रकार से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उन जो भी मनुष्य, हर एक मनुष्य की अपनी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए वो इस चीज़ का सहारा लेगा। तो जनसंख्या वृद्धि भी भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। इसके बाद झूठी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए भी समाज में अपनी जो भी मनुष्यों की ये होती है ना हैबिट, की इंसानों की ये हैबिट है कि मतलब जो जिस भी उसमें वो रह रहे हैं आसपास जो भी उनका है सोसाइटी, उसमें क्या उनका नाम हो, उनकी प्रतिष्ठा हो, लोग जाने कि हाँ ये व्यक्ति है। तो उस झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं लोग। ठीक है, दूर करने के उपाय क्या हैं, ये पूछा भी गया था 2020 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला तो ये है कि कठोर नियमों को बनाकर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। दूसरा है योग्यता के अनुसार वेतन देकर। जैसे बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है ना जिसमें उनकी योग्यता ज़्यादा है बट उनको वेतन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेंगे। फिर महंगाई को दूर करके, बेरोजगारी को दूर करके, और दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण करके। तो ये सारी चीज़ें अगर हम उपाय करते हैं तो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सांप्रदायिकता क्या होती है। तो सांप्रदायिकता वह भावना है जो धर्म, भाषा, संस्कृति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से अलग कर देती है या फिर पृथक करने की प्रेरणा देती है। सांप्रदायिकता का मतलब एक ऐसी भावना से है जो क्या करती है कि या तो भाषा के आधार पर 2 समूह बना देगी या फिर धर्म के आधार पर 2 समूहों को पृथक पृथक कर देगी, या आसपास जिस संस्कृति में वो रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस आधार पर उनको अलग अलग कर देगी। वो कहलाती है सांप्रदायिकता। यानी
कि एक ऐसा भाव जो धर्म, भाषा, संस्कृति इन सब की भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग कर देगा। जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप हैं, एक मतलब कई सारे लोग हैं जिसमें कुछ व्यक्ति बोलते हैं हिंदी, कुछ व्यक्ति बोलते हैं क्या, अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, तो बस उसी के आधार पर उनको अलग अलग हो जाना, दो समूह बन जाना, पृथक हो जाना, वही ये सांप्रदायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और डिटेल में समझ लीजिएगा। अर्थात राष्ट्रहित को छोड़कर एक विशेष पंथ के प्रति निष्ठावान होना और दूसरे पंथ के प्रति घृणा रखना। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हम जब जब दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, तो ये ग्रुप राष्ट्र का हित नहीं सोचेंगे, बस अपने अपने पंथ का ही सोचेंगे कि जिस ग्रुप के ये समूह हैं उसका हित हो और दूसरे ग्रुप का क्या हो, अहित हो। ठीक है, ये इनका काम रहेगा। अपने ग्रुप के प्रति, अपने धर्म, अपने पंथ के प्रति तो निष्ठावान रहेंगे और दूसरे की क्या करेंगे, बुराई करेंगे। ठीक है, उसका अहित चाहेंगे। तो ये सांप्रदायिकता का प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम देख लीजिएगा क्या रहेगा। सबसे पहला रहेगा राष्ट्रीय एकता में बाधक रहेगी। तो सीधी सी बात है, जब ये अपना ही भला सोचेंगे, राष्ट्र का भला नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं किस में बाधक रहेगी, राष्ट्रीय एकता में, क्योंकि ये राष्ट्र का हित नहीं सोचते, राष्ट्र का भला नहीं सोचते, राष्ट्र का विकास हो ना हो इनको फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद भीषण नरसंहार होगा। ठीक भाई, अब अपने धर्म के या अपने पंथ के प्रति हैं आप ज़्यादा निष्ठावान, तो दूसरे पंथ को क्या करेंगे, उसका निरादर करेंगे, उसको किसी भी प्रकार से आप जड़ से ख़त्म करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं नरसंहार भी इसमें होगा। और अगला पॉइंट है आर्थिक विकास में बाधक होगा। जब ऐसी चीज़ें आती हैं, दो ग्रुप में आपस में टकराव होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक और आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। राजनीतिक अस्थिरता भी रहेगी और असुरक्षा भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, पहले बहुत चलते थे हिंदू मुस्लिम के दंगे, तो वो भी क्या था, एक पंथ धर्म के आधार पर वो अलग अलग ग्रुप बटे हुए थे। इसके बाद आ जाता है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, तो विज्ञापन को तो सभी जानते होंगे, आजकल हर जगह आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को लेकर के। तो विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना, यानी कि किसी वस्तु या फिर कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद है, उस उत्पाद के प्रति आकर्षित करने का प्रयास जो है वो विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी आपका प्रोडक्ट आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होगा, जैसे कोई भी चाहे वो डोर हो, चाहे पेंट वगैरह होते हैं, एशियन पेंट्स वगैरह, इनके विज्ञापन आते हैं कि नहीं, तो यानी कि जो भी उनका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की तरफ मनुष्यों को आकर्षित करना ही क्या है, विज्ञापन है। उस प्रोडक्ट के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचना ही, उसके लिए हम विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। अब विज्ञापन जो है वो दो इफेक्ट डालते हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल देते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं। पॉजिटिव तब पड़ता है जब क्या है कि आप उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे उसमें ले रहे हैं, और नेगेटिव यानी कि कहीं ना कहीं वो, जैसे आपको मैं बताऊं तो जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, ये जबकि पता है कि ये गलत है, इनका प्रयोग करना गलत है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनका विज्ञापन चलता रहता है ना, तो ये क्या डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो नकारात्मक गतिविधि वाले विज्ञापन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, उत्तेजक विज्ञापन और नशीली वस्तुओं का विज्ञापन, जिससे मैंने अभी आपको बताया हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, गरीबी ये किस प्रकार से हिंसा में योगदान देती है, तो देख लीजिएगा, जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि को पूरा नहीं कर पाता है, तो वो किस श्रेणी में आता है, गरीबी वाली श्रेणी में आता है। जो मतलब उसकी बेसिक जो नीड है, रोटी नीड है, एक तो खाना खाना सभी की है, क्योंकि भाई सुबह शाम सबको भूख लगती है, एक ये बेसिक नीड है, कपड़े और जो मकान, एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बंगला सा बनाओ, नहीं, इतना हो कि उसमें वो आसानी से रह पाए, सर क्या कहते हैं, छुपाने के लिए जो छत हो उसके पास। तो ये तीन चीज़ें, जब ये बेसिक नीड भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर वो किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, गरीबी वाली श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। गरीबी के दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो ये अपराध को जन्म देती है। अब मान लीजिए, अब आपके पास अभी खाने को कुछ नहीं है, आपके पास नहीं, किसी भी कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, तो वो अपनी भूख को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं अपराध करना शुरू करेगा, या तो चोरी करना शुरू कर देगा। ठीक है, मारपीट करना भी शुरू कर सकता है। चोरी करेगा तो सीधी सी बात है, किसी ने पकड़ लिया तो मारपीट भी वहाँ हो जाएगी, तो ये अपराध करना वो शुरू करने लगेगा। यानी कि जब गरीबी होगी तो कहीं ना कहीं उस गरीबी के प्रभाव से
ये जो अपराध हैं वो पनपना शुरू हो जाएंगे। कुपोषण की समस्या आ जाएगी। कुपोषण की समस्या भी गरीबी से ही आती है। निरक्षरता तो जन्म लेगी ही लेगी। अब जब कोई व्यक्ति गरीब है तो वो कहाँ से शिक्षित हो पाएगा, ठीक है। जिसके पास खाने के लिए भी धन नहीं होगा, उसके पास शिक्षा के लिए कहाँ से आएगा। हालांकि वो चीज़ कर दी गई है अब कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, बट ये खुद मान करके चलिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, ठीक है, खाने को भी धन नहीं है, वो क्या करेगा। सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि किसी प्रकार से वो धन को कमाए। अब अगर वो वहाँ पर, अब तो खैर बच्चों को भी, छोटे बच्चों को कार्य करने का अनुमति नहीं है, यानी कि बाल श्रम आपका निषेध कर दिया है। बट फिर भी आपने देखा होगा बहुत जगह पर छोटे छोटे बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाल श्रम में अभी भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? ताकि वो अपनी आजीविका वहाँ पर कमा सके, कुछ खा सकें, ठीक है। तो जो छोटा सा बच्चा जो वहाँ धन कमाने के लिए जा रहा है, वो क्या पढ़ने जाएगा, शिक्षित होने जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो निरक्षरता भी यहीं से जन्म लेती है। तनाव और हीन भावना भी इसी का दुष्प्रभाव है, ठीक है। गरीबी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? तो सबसे पहला उपाय है क्या, कुटीर उद्योगों का विकास करना, जो इस टाइम उच्च स्तर पर किया भी जा रहा है गाँव में। कुटीर उद्योगों का विकास करना, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उनका विकास करना। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मतलब जितना शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा उससे क्या होगा, लोग शिक्षित होंगे और कहीं ना कहीं अपनी आजीविका का कुछ ना कुछ उनको मिलता रहेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना और साथ साथ कृषि संसाधनों की भी व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें क्या रही, गरीबी दूर करने के उपाय हैं। नेक्स्ट है आपका मीडिया और हिंसा, यानी कि मीडिया किस प्रकार से, जो सोशल मीडिया वगैरह है, किस प्रकार से हिंसा में भूमिका निभाती हैं। तो मीडिया को देख लीजिए, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। किसका? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया सूचनाओं का आदान प्रदान करके लोगों को जागरूक करती है, परंतु कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये हिंसात्मक क्रियाओं को भी उत्पन्न करने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए मीडिया के जरिए कोई ऐसी खबर फैला दी गई जिससे क्या हो जाए, दो लोगों में दरार आ जाए। यहाँ पर लोगों में तो नहीं आएगी, पंथों में आ सकती है। पंथ का मतलब है जो ग्रुप मैंने भी आपको समझाए थे, सांप्रदायिकता के आधार पर जो बढ़ जाते हैं, उनमें अगर दरार आ जाए तो कहीं ना कहीं वो हिंसा को जन्म देगी। मीडिया की हिंसा में किस प्रकार से भूमिका है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, प्रसारित कार्यक्रम जो है या धारावाहिक है, कहीं ना कहीं ये भी हिंसा बढ़ाने में आपकी भूमिका अदा कर सकते हैं। कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम बना दिया गया है जिसमें किसी भी चीज़, चाहे वो जाति को लेकर के कुछ चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, या फिर धर्म को लेकर के कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंसा को जन्म देंगी। इसी प्रकार से लूटपाट, झगड़े, बलात्कार आदि की घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वाले सिंपल सी कोई बात हो उसको इतना और बार बार वही रिपीट करते रहते हैं कि भाई इतनी चोरी हुई, इतनी उसके। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा होता है, जब आपके सामने कोई भी पॉइंट बार बार आ रहा है तो उस वक्त पॉजिटिव, तो मतलब 100% लोगों में से बहुत ही कम लोग होंगे जो उस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स को ले पाएंगे। आधे से ज़्यादा तो उसमें से निगेटिव बातें ही सीख पाते हैं। तो जब ऐसी घटनाएं बार बार वहाँ पर दिखाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये घटना भी अलग प्रभाव डालती है, हिंसा को जन्म देती हैं। इसके बाद हिंसात्मक दृश्यों को दिखाना, कुछ ऐसे भी दृश्य दिखा दिए जाते हैं न्यूज़ चैनल पर जो क्या होते हैं, मतलब जिनको देख नहीं सकते हैं, वो ऐसे दृश्य भी कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं। साइबर बुलिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले बताया भी था। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर अपशब्द, यानी कि गलत भाषा का प्रयोग करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, तस्वीरों, धमकियों, इन सब को दे करके किसी को तंग करना, चाहे उसकी फ़ोटोज़ हो, चाहे वीडियोज़ हो, या फिर उसको इंटरनेट पर भी हम गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज के द्वारा या चैटिंग के द्वारा, तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें जिससे कोई व्यक्ति को परेशानी हो रही, कष्ट हो रहा है, यानी कि हम उसको तंग कर रहे हैं, तो वो आ जाता है साइबर बुलिंग में। और आजकल की छोटी उम्र के बच्चे इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, खास करके किशोरावस्था वाले, ठीक है, क्योंकि देखो नया नया शौक होता है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया उसका यूज़ करने लगते हैं, अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उनको परेशान किया जाता है फिर बाद में। तो सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के साइबर बुलिंग का, वो टीनेजर हैं, जो आपकी किशोरावस्था वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका विवाद जो भी चलते हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से हल किया जाए। तो देख लीजिएगा,
विवाद क्या है? विवाद का सामान्य अर्थ होता है संघर्ष, यानी कि जो दो लोग हैं उनमें उनके विचारों को लेकर के जो भी मतभेद चल रहा होगा वही कहीं ना कहीं विवाद का एक रूप ले लेता है। ठीक है, दो जो ग्रुप हैं या दो पंथ हैं, दो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों में भी विवाद हो सकता है, दो दो समूह में भी विवाद हो सकता है। तो दो व्यक्ति या समूह में उनके विचारों को लेकर के जो भी लड़ाई झगड़ा या मतभेद चल रहा होगा वही क्या कहलाता है? विवाद कहलाता है। तो दो व्यक्तियों के मध्य किन्हीं दो विचारों के बीच जो द्वंद्व उत्पन्न होता है वही विवाद होता है। शांतिपूर्ण हल इसके क्या रहेंगे? तो पहला हल तो ये रहेगा कि समझौते के द्वारा आप लोग बातचीत करिए दो लोग और अपना समझौता कर लीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। या फिर अनुरोध के द्वारा, अनुरोध में ये होगा कि आप लोग दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वो उन दोनों पक्षों को सामने बिठाएगा और उनकी जो भी विचार हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेगा, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उन दोनों का समझौता करा देगा। ठीक है, विवाद के स्रोतों को जानकर, यानी कि किस चीज़ को लेकर के जो विवाद है वो उत्पन्न हुआ है उस चीज़ को जानिए और उसके बाद उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है घटना का पूर्व विश्लेषण करके। ठीक है, जिस चीज़ से विवाद पनपा हुआ है तो उसका पूरा विश्लेषण करिए कि ये चीज़ें रही हैं और उसके बाद हम उसको आसानी से फिर दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बीच में ही शुरू हो गए, बस पता नहीं कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पर अंत करना है, क्या निर्णय लेना है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, और सबसे लास्ट तरीका तो फिर यही रहता है न्यायालय के द्वारा, यानी कि जब दो पक्षों में विवाद चल रहा है तो फिर वो किसकी शरण ले सकते हैं? कोर्ट की शरण ले सकते हैं। वहाँ पर जो कोर्ट रहेगा अपना डिसीजन देगा तो वहाँ पर विवाद फिर समाप्त हो जाएगा। या फिर अगला ये रह सकता है कि क्षतिपूर्ति के द्वारा, यानी कि दो जैसे एक्सीडेंट हो गया है, एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होगा। तो भैया वो जो जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है वो क्या करे, जितनी भी हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कर दे, जो भी पैसे वगैरह हैं, जितना नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान भर दे, तो वहाँ विवाद क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से कि भेदभाव दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, सांप्रदायिकता क्या होती है, इसको दूर करने के उपाय क्या रहेंगे, अहिंसा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको जरूर, उम्मीद है कि अब आप बना बना के इसमें लिख भी लेंगे। चलिए तो फिर आज मैं इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।